हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर 5 से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे क्या होगा, आपने पहले चैप्टर्स पढ़े हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। और आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे तो आपको सब लगेंगे कि हमने ये सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 3000 वर्ष पहले लोग राजा कैसे बनते थे। तो पुराने समय की बात की जा रही है यहाँ पर। कितने पुराने समय की? 3000। तो अगर हम 3000 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय जो राजा बनते थे वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके राजा बनते थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी कि जो राजा करवाता था वो किससे करवाता था? पुरोहितों से इस यज्ञ और अनुष्ठान को संपन्न करवाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये जो सारे अनुष्ठान होते थे इनमें शूद्रों को शामिल होने का अधिकार नहीं था, यानी कि राजा शामिल हो सकते थे, पुरोहित शामिल हो सकते थे, इसके अलावा राजा के जितने भी सगे संबंधी थे और जो राजा बाकी के जिन राजाओं को बुलाया जाता था, यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा था उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, वो राजा भी वहाँ आते थे, राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। लेकिन शूद्रों को इनमें शामिल होने का अधिकार नहीं था, तो शूद्रों को इन अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है कि पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो देखिए उस समय जो पुरोहित थे उन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से हैं वो 4 वर्ग, वो आपको कमेंट में बताने हैं। वैसे आगे आने वाले क्वेश्चन से आपको पता ही लग जाएगा, मगर फिर भी आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फिर चीज़ों को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना किसका काम था। तो यहाँ पर वेदों के अध्ययन से संबंधित बात की गई है। तो देखिए प्राचीन समय में, जबकि 3000 वर्ष पहले की बात की जा रही है, उस समय वेदों का अध्ययन करने का काम जो था वो ब्राह्मणों को दिया गया था, यानी कि जो 4 वर्ग थे उनमें से एक वर्ण था ब्राह्मणों का। और ब्राह्मणों का जो काम था उस समय वो यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्यापन करवाना, ये सारा काम ब्राह्मणों को दिया गया था। अगला है कि युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना किसका काम था। तो युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का काम था, यानी कि क्षत्रियों को ये काम की जिम्मेदारी दी गई थी। तो दूसरा वर्ण है यहाँ पर हमारा क्षत्रिय हो जाता है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य। और वैश्यों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है कि वैश्यों का उस समय क्या काम था, क्या जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी गई थी। तो देखिए वैश्यों का जो काम था वो था खेती करना, पशुपालन करना, और मेनली जो काम था उनका व्यापार करना, यानी कि पैसों से रिलेटेड, यानी कि व्यापार से संबंधित जितने भी काम थे वो वैश्यों को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे वर्ण से संबंधित। जो चौथा वर्ण था वो था शूद्र, और शूद्रों का उस समय क्या काम था वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए शूद्रों का जो काम था वो था अन्य जितने भी 3 वर्ग हैं इनकी सेवा करने का काम उस समय शूद्रों को सौंपा गया था। 3 वर्ग कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनकी जो सेवा करने का काम था वो शूद्रों को उस समय दिया गया था। नेक्स्ट है कि वेदों के अध्ययन का अधिकार किसे नहीं था। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है, अनुष्ठान करने का भी उनको अधिकार नहीं था, वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। किसे? महिलाओं को, और साथ ही साथ शूद्रों को भी। तो शूद्रों की उस समय जो स्थिति थी वही स्थिति महिलाओं की भी थी, यानी कि महिलाओं को भी अनुष्ठानों में और वेदों में अध्ययन करने का अधिकार नहीं मिलता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर जनपद का अर्थ बताना है कि जनपद का अर्थ क्या होता है।
तो देखिए जनपद का जो अर्थ है वो है जन के बसने की जगह। यह है इसका शाब्दिक अर्थ, यानी जहाँ पर लोग रहते थे उसी को जनपद कह दिया जाता था। अगला है यहाँ पर मगध के 2 शक्तिशाली शासक पूछे गए हैं कि जो मगध महाजनपद था उस समय, उसके 2 शक्तिशाली शासकों के नाम बताने हैं। तो देखिए पहला है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु। ये 2 शासक थे जो कि उस समय मगध में काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुआ करते थे। अगला है वज्जी संघ की हमसे यहाँ पर राजधानी पूछी गई है कि वज्जी संघ की राजधानी क्या थी। तो वज्जी की राजधानी की बात करें तो वैशाली थी उस समय वज्जी संघ की राजधानी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक प्रश्न आपके सामने आता है तब तक आप जल्दी से अपने मन में इसका जो आंसर है वो सोच लिया करें और फिर लास्ट में आप अपने आप को चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आखेटक और खाद्य संग्राहक, ये लोग जो थे वो राजा को कर के रूप में क्या देते थे। तो देखिए अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय पैसे के रूप में कर नहीं दिया जाता था। जिसके पास जो होता था वो उन्हीं चीज़ों को कर के रूप में देता था। तो यहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहकों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये लोग जो हैं जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही कुछ देंगे। तो ये जंगल से जितनी भी प्राप्त वस्तुएं होती थी, जैसे फल फूल शहद या जो भी होता था इनके पास, ये उन्हीं को कर के रूप में राजा को देते थे। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल में कृषि में क्या परिवर्तन आया। तो महाजनपद काल की अगर हम कृषि की बात करें तो उस समय कृषि में बीज के स्थान पर पौधों का रोपण होने लग गया। जैसे जो धान की फसल है पहले उसकी पौध उगाई जाती थी, फिर उन छोटे छोटे पौधों का रोपण किया जाता था और जो हल्के फाल थे वो अब लोहे के बनने लग गए, यानी कि लोहे का प्रयोग इस समय प्रारंभ हो गया था। तो ये जो कृषि में परिवर्तन उस समय हमें देखने को मिलते हैं। अगला है कि जो महापद्मनंद थे वो कहाँ के शासक थे। तो एक राजा का नाम है और हमें बताना है कि ये कहाँ के शासक थे। तो ये मगध के शासक हुआ करते थे उस समय। अगला है कि मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था, मतलब हर दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यहाँ पर गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। जंगल में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी उस समय। हाथी बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय, तो हाथी भी यहाँ के जंगलों में मिलते थे। तो मगध की अगर हम राजधानी की बात करें तो 2 राजधानियाँ थी, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरा है राजगृह। तो देखिए जो पाटलिपुत्र है इसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, यानी कि वर्तमान का जो पटना है बिहार की राजधानी, वो उस समय पाटलिपुत्र कहलाती थी। और राजगृह जो वर्तमान में राजगीर है वो भी बिहार में ही है। तो ये दोनों राजधानियाँ होती थी, कुछ समय पाटलिपुत्र रही और कुछ समय राजगृह, यानी कि दोनों राजधानियाँ थीं जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि मैसेडोनिया का राजा कौन था। तो मैसेडोनिया के राजा की बात करें तो सिकंदर था। और ये जो सिकंदर था, देखिए इसके बारे में एक बात है कि ये विश्व विजय करना चाहता था। तो जब इसने कई सारे देशों को जीत लिया, उसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ा। लेकिन इसकी जो सेना थी उसने मगध के बारे में पहले से ही सुन रखा था कि मगध के जो राजा हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि हम भारत पर चढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसका जो सपना था वो भारत में आकर टूट गया। तो ये सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का राजा था। अगला प्रश्न है कि दीर्घ निकाय क्या है। तो देखिए दीर्घ निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, ठीक है। अब प्रश्न है कि ये जो दीर्घ निकाय है ये कब लिखा गया था, इसकी डेट बतानी है। तो देखिए दीर्घ निकाय जो है वो 2300 साल पहले लिखा गया था। अब से 2300 साल पहले दीर्घ निकाय को लिखा गया था। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हुए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।